हम लोगों ने इस समय का सदुपयोग करने के लिए एक योजना बनाई कि आज जो हमारे देश में जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें नवजागरण के अर्जित मूल्यों पर प्रहार किया जा रहा है। जो नवजागरण के दौरान हमने सपने देखे, सपने बुने, जो मूल्य अर्जित किए, जो लड़ाई थी, धीरे धीरे उसको छोड़कर उससे पीछे हटने की राजनीति हो रही है, उसको ढहाने की राजनीति हो रही है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने योजना बनाई कि क्यों ना नवजागरण से जुड़े सवालों पर बातचीत की जाए, फिर से नवजागरण को देखा समझा जाए और उसके विभिन्न पहलुओं को एक एक वक्तव्य के रूप में अनुरोध किया जाए अलग अलग वक्ताओं से, उसके एक एक पहलुओं पर बात करें। अब तक हमारी इस श्रृंखला में कुल 13 व्याख्यान हो चुके हैं। पहला व्याख्यान प्रोफेसर शंभुनाथ जी ने दिया था और तब से 13 व्याख्यान हो चुके हैं। आज 14वां व्याख्यान है। हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन नवजागरण का केंद्रीय आंदोलन था। 1936 में केवल बुद्धिजीवियों का संगठन प्रगतिशील लेखक संघ ही नहीं बना, युवाओं का और छात्रों का, नौजवानों का संगठन AISF ही नहीं बना, बल्कि किसानों का संगठन भी बना, अखिल भारतीय किसान सभा। यानी तीनों सब एक साथ। तो राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में, मुक्ति संग्राम के दौर में तो किसान सवाल महत्वपूर्ण थे ही। आज भी किसानों का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि 3 जो कृषि कानून विधेयक लाए गए हैं सरकार ने, बिना संसद में बातचीत किए, बिना किसानों से बातचीत किए, बिना किसान संगठनों और नेताओं से बातचीत किए, जो 3 विधायक किसानों के लाभ के लिए किसानों के ऊपर थोप दिया है देश में, उसका किस तरह से आज एक विरोध हो रहा है और सारे किसान महीने भर से संघर्षरत हैं दिल्ली के सीमाओं पर और 40 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। तो हम लोगों के मन में था कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय सवाल रहा है किसान सवाल, क्यों ना उसे उसके इतिहास, उसके वर्तमान और उसके भविष्य की संभावनाओं के साथ एक बार फिर से इस पर बातचीत किया जाए। हमारे बीच इन सवालों पर बातचीत करने के लिए हम लोगों के बहुत आदरणीय और बहुत ही अपने अपनी विद्वत्ता, अपने वक्तृत्व और अपने अध्ययन के लिए जो विख्यात हैं, प्रोफेसर अवधेश प्रधान हमारे बीच में हैं। उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया इस सवाल पर बातचीत करने के लिए। हम सब जानते हैं कि वो केवल साहित्य के अध्येता नहीं है, बल्कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के माध्यम से उन्होंने किसान आंदोलन का गहरा अध्ययन किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती पर अपना उत्कृष्ट संपादन किया है। मैं अपनी ओर से, अपने मंच, मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से और यहाँ जुड़े आप सभी श्रोताओं, दर्शकों की ओर से उनका बहुत आदर के साथ स्वागत करता हूँ, बहुत हृदय से स्वागत करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमें बहुत खुशी है कि इस विषय पर एक मुकम्मल बातचीत करने के लिए, घंटे भर में मुकम्मल बातचीत क्या हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक परिप्रेक्ष्य के साथ बातचीत करने के लिए प्रधान सर हम लोगों के बीच में हैं। हम उनको इस मंच से, मतलब इस तरह के मंच से आजकल कई बार सुन चुके हैं, दूसरे मंचों से। इलाहाबाद में हम लोग भी उनके बहुत प्रिय रहे हैं। कई बार हम लोगों ने उनको बुलाया लाला पर बातचीत करने के लिए, विवेकानंद पर बातचीत करने के लिए, नवजागरण पर बातचीत करने के लिए, और हर बार उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। इसी क्रम में उनका यह व्याख्यान भी है। हमें बहुत खुशी है और हम फिर एक बार उनका बहुत बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ उनका स्वागत करते हैं और उनको आमंत्रित करते हैं। किसान आंदोलन कल, आज और कल, जिसको मैंने थोड़ा अपनी ओर से शीर्षक दे दिया था, किसान आंदोलन इतिहास, वर्तमान और भविष्य, इस पर बातचीत करने के लिए आदरणीय प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर। मित्रों, मैं मुक्तिबोध साहित्य मंच का आभारी हूँ। बंधुवर सूर्यनारायण जी ने मंच की ओर से मुझे इस विषय पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया। सवाल ये उठ सकता है कि साहित्यिक मंच से एक साहित्यकार किसान आंदोलन पर बातचीत करे तो इसकी संगति को लेकर के सवाल उठ सकता है। असल में जिनके नाम पर ये मंच है, मुक्तिबोध, वो जिस आंदोलन से जुड़े थे
प्रगतिशील आंदोलन, वो जिस विरासत को आगे बढ़ा रहा था, साहित्य की जिस विरासत को, उसका घनिष्ठ संबंध किसानों की नियति से और किसान आंदोलन से है। कुछ ऐसा बनाव और रचाव ही है हमारे राष्ट्रीय जीवन का कि इस देश के किसी भी प्रदेश की किसी भी भाषा के किसी भी काल के साहित्य को अगर उठा लिया जाए तो हम पाएंगे कि हमारी भाषा के रचाव में और हमारे साहित्य की ढेर सारी बुनियादी चीजों में ये किसान अनेक रूपों में समाया हुआ है। इसलिए साहित्यकार, जो समाज का बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति माना जाता है, साहित्य जो हमारे पूरे समाज की सबसे आगे बढ़ी हुई संवेदना को, सबसे प्रखर संवेदना को व्यक्त करता है, और उसका एक धर्म भी है कि वो अपने पाठकों की, अपने सामने के पाठकों की और भविष्य की पीढ़ियों की भी मानवीय संवेदना को और निखारे, उसे और विकसित करे। इस दृष्टि से हमारे सामने जो किसान आंदोलन की तस्वीर है, इस पर केवल राजनेता ही बातचीत करें, इस पर केवल बड़े बड़े पूंजीपति ही बातचीत करें, उसके बजाय मैं समझता हूं कि, या कहना चाहिए उसके साथ और उससे अधिक साहित्यिक सांस्कृतिक जीवन में काम करने वाले लोगों को इस पर बातचीत करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, क्योंकि समस्त राष्ट्रीय जीवन के रूपांतरण का, उसके विकास का, उसकी नियति का प्रश्न इस किसान आंदोलन और किसान जीवन से जुड़ा हुआ है। हमने पिछले दिनों लॉकडाउन में देखा कि बंबई से, सूरत से, विभिन्न नगरों से आने वाली सड़कें, खास तौर पर बंबई से पूर्वांचल की ओर आने वाली सड़कें, उत्तर प्रदेश बिहार को आने वाली सड़कें तमाम प्रवासी मजदूरों से भरी हुई है। जेठ की तपती दोपहरी में वे गठरी मोटरी लिए हुए, बाल बच्चों को लिए हुए अपने घरों की ओर वापस लौट रहे थे। तो ज्यादा दिन नहीं हुए हैं और उस चीज ने लोगों को हिला के रख दिया था। एक बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़कर दूर देश में कमाने गए और फिर उस दूर देश से वे वापस लौट रहे हैं, पैदल लौट रहे हैं। ये चौड़ी चौड़ी सड़कें किनकी सुविधाओं के लिए बनाई गई थी? ये द्रुत गति से चलने वाले वाहन, इतनी बसें, तमाम केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों की जितनी सुविधाएं हैं, इन सब के पीछे जो शक्ति है, जो धन है और जिसका श्रम है सबसे अधिक, उन्हीं लोगों के हित में ये सुविधाएं अंततः विपत्ति के समय काम नहीं आई। अंततः उन्हें अपने दम पर ही अपने घरों को वापस लौटना पड़ा। तो अर्थशास्त्रियों के लिए, राजनेताओं के लिए, साहित्यिकों के लिए, सब लोगों के लिए किसान, ये प्रवासी मजदूर एक बेचैनी पैदा करने वाला सवाल, और ये आज से नहीं है, बहुत लंबे समय से। हम लोग गिनती गिनाते थे, 2 लाख किसानों ने आत्महत्या कर लिया। अब वो संख्या
3 लाख के भी पार जा रही है। और जो पिछले दिनों आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया है कि अब क्या आत्महत्या किसानों से भी बड़ी संख्या में अब कामगार कर रहे हैं। एनसीआरबी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 2018 में 10,357 थी और 2019 में 10,281। लेकिन आत्महत्या करने वाले कामगारों की संख्या 2018 में 30,132 थी और 2019 में 32,563। यानी किसानों की तुलना में अब कामगारों की, आत्महत्या करने वाले कामगारों की संख्या अधिक हो रही है। तो ये जो विकास के बड़े बड़े आंकड़े हैं, अब तो सारा मीडिया जोर लगा के सबके सामने रखता है। आप आंख भी मूंद लें तो कानों में तमाम आवाजें आती हैं, इतना विकास हो रहा है। लेकिन ये जो एक तस्वीर है, इससे तो आंख नहीं मूंदा जा सकता। किसान और कामगार, ये इनकी आत्महत्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसके पीछे विकास का क्या योगदान है, विकास की नीतियों का क्या योगदान है, जो अर्थशास्त्र नहीं भी जानता, हम लोगों जैसे लोग। तो कोई भी साहित्यकार इन अपने आसपास के इस जीवन को देखकर उसी तरह विचलित हो जाता है जैसे भारतेंदु युग में हर 1-2 साल के बाद जो वकाल पड़ने लगे थे अंग्रेजी राज के दौर में, लाखों की संख्या में लोगों को तड़पते मरते देख करके जैसे वे लोग विचलित हुए थे। और उससे भी पहले देखें तो 1857 के गदर में, जिसको अंग्रेज बलवा कहते थे और रामविलास शर्मा क्रांति कहते थे कि यह एक राज्य क्रांति थी, अंग्रेजी राज को उलट देने के लिए चूंकि किसान उठ खड़े हुए थे, उनके साथ किसान घरों से आए हुए फौज के जवान खड़े हो गए थे और उनके सहयोग में गांव-गांव से व्यापारी और तमाम लोग उसके सहयोग में थे। तो ये अंग्रेजी राज को ही उलट देने के लिए एक उभार था, इसलिए यह क्रांति है, राज्य क्रांति है। उन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा 57 की राज्य क्रांति। इस राज्य क्रांति की मुख्य शक्ति किसान, और उन्होंने जो इश्तिहार बांटे तो उनके अंग्रेजी अनुवाद फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ उत्तर प्रदेश के पहले खंड में मौजूद हैं। ये सरकार ने ही उपलब्ध कराया है। उन गदर के इश्तिहारों को जब हम भारतेंदु ने 18-19 साल की उम्र में एक पत्रिका निकाली, कवि वचन सुधा, उसकी टिप्पणियों से जब मिलाते हैं तो पाते हैं कि गदर के इश्तिहारों से ढेर सारी बातें कवि वचन सुधा की टिप्पणियों की मिलती जुलती हैं। यानी साहित्यकार ठीक वही चीजें अनुभव कर रहे थे जो गदर में शामिल शक्तियों ने अनुभव किया था। किसान बदहाल हो रहे हैं, हर साल अकाल पड़ रहे हैं, बुनकर तबाह हो गए हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है, किसान लंगोटी लगाए चारों ओर भीख मांगते दिखाई देते हैं। तो ये जो
उजड़ती हुई खेती को, उजड़ते हुए उद्योग और धंधे को उन्होंने देखा। ठीक वही चीज भारतेंद्र युग के लेखकों ने भी अपने आसपास देखा, और भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, इन सब लोगों के यहां आपको ये चिंता दिखाई देगी। और वे उसका संबंध अंग्रेजी राज से जोड़ते हैं। यहां तक कि उस जमाने में जो महामारियां आई, उनका संबंध भी उन्होंने अंग्रेजी राज से जोड़ा। भारतेंद्र ने तो यहां तक कहा कि हैजा और प्लेग खास तौर से अंग्रेजी राज का घर है। तो सारी दुनिया में वे जहां जहां गए, अपने साथ अकाल लेते गए, महामारियां लेते गए, तो सारी दुनिया के लोगों ने इन चीजों को महसूस किया। और हम आधुनिक युग में देखते हैं कि जो पहले, यानी 1920 के असहयोग आंदोलन से पहले कि जितने किसान उभार हैं, उनमें एक से एक सशक्त उभार हैं। उसमें से कुछ स्वतःस्फूर्त और कुछ ही समय तक चलने वाले हैं, और कुछ बिरसा मुंडा वगैरह के आंदोलन की तरह एक लंबे समय तक टिकते भी हैं। वहां भी जो आदिवासियों की खुदकट्टी व्यवस्था थी, उनका जो अपना चला आता हुआ पारंपरिक भूमि संबंधी जितनी व्यवस्थाएं थी, उन सबको उन्होंने उसको उन्होंने तोड़ना और बदलना शुरू किया। अंग्रेजी राज ने भी किसानों के, उस समय विकास शब्द तो नहीं चलता था, उस समय चलता था उनको आधुनिक बनाने के लिए। आदिवासी बहुत पिछड़े हैं, भारत के लोग बहुत पिछड़े हैं, सेवेज बार्बर्स हैं। तो उनकी जो बर्बर सभ्यता से बाहर एक आधुनिक सभ्यता में नई रोशनी में लाने की जो जिद थी अंग्रेजी राज की, उन्होंने आदिवासी समाज में घुस करके उनकी व्यवस्थाओं को तहस नहस करना शुरू किया, और आदिवासी विद्रोह में उठ खड़े हुए। इन सभी आंदोलनों को बहुत क्रूरता पूर्वक कुचल दिया गया, और बहुत व्यवस्थित ढंग से अंग्रेजी राज ने फिर केवल आदिवासियों की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जो कृषि व्यवस्था है, उसको उन्होंने जमींदारी व्यवस्था तो उनकी खास देन है। ये मनुस्मृति में इसका कोई विधान नहीं है। भारत के हिसाब से ये जमींदारी, हालांकि इन जमींदारों ने अपने अधिकारों को धर्म की आड़ में जायज ठहराने की कोशिश की, लेकिन ये सब अंग्रेजी राज के पाले पोसे जमींदार थे। और असहयोग आंदोलन के साथ जो किसान फिर उतरता है आंदोलन में, वो 19वीं शताब्दी और उससे पहले के किसान विक्षोभ, उभार, विस्फोट और आंदोलन से कई मामलों में बहुत भिन्न है। एक बड़ी चीज ये है कि इसमें उन्होंने अहिंसात्मक ढंग से लंबे समय तक संगठित प्रतिरोध करने की कला सीख ली, शुरू की, और उसी तरह से, और इसीलिए इनको जल्दी दबाना संभव नहीं हुआ अंग्रेजों के लिए। दूसरी चीज, इसमें उदात्त नेतृत्व का हस्तक्षेप हुआ। मसलन आप प्रतीकात्मक रूप से देखें तो खेड़ा के आंदोलन में सरदार पटेल, चंपारण किसान सत्याग्रह में गांधी जी, और उस जमाने में उत्तर प्रदेश को उपयुक्त प्रांत बोलते थे, तो यूनाइटेड प्रोविंस
में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस उदात्त नेतृत्व के हस्तक्षेप की वजह से किसानों में एक खास तरह का केवल उत्साह ही नहीं आया, बल्कि उनमें एक लड़ने की खास तरह की कला विकसित हुई। और दूसरी बात जो पैदा हुई वह थी संगठित किसान आंदोलन की प्रवृत्ति। यानी अगर एक बार किसी एक स्वतःस्फूर्त या संगठित आंदोलन या व्यवहार को दबा भी दिया जाए तो संगठन लेकिन बचा रहता है, और फिर वह संगठन अपनी मांगों को जो सूत्रबद्ध कर रखी हैं उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए पिछले आंदोलन के जो सबक हैं उनकी रोशनी में वे नए सिरे से फिर तैयारी करते हैं, और इस तरह किसान आंदोलन चलते रहते हैं। असहयोग आंदोलन में जो बड़े पैमाने पर आंदोलनकारी मैंने आजादी की लड़ाई में जो लोग बंद हुए, वो जेलों से छूटने के बाद जब बाहर आए तो वो गांव की ओर गए। जगह जगह किसान संगठन खड़े होने शुरू हुए, और ये जो और इनमें से अनेक स्वतःस्फूर्त अपनी स्वतः प्रेरणा से पढ़े लिखे नौजवानों की ओर से, किसानों की ओर से बोलने वाले लोग नए ढंग के जब आना शुरू हुए तो उससे ये संगठन की प्रक्रियाएं तेज हुई, और पूरे देश के विभिन्न खित्तों में ये आंदोलन का एक नया जरिया, नया कहना चाहिए कि रूप सामने हमारे आने लगा। और अभी नीचे से जमीनी स्तर के नेता तो नहीं निकल रहे थे, लेकिन इस ऊपर के हस्तक्षेप से, जिसमें शिक्षित युवा थे और उसमें कुछ बहुशिक्षित थे, उन सबके साथ एक सोच भी था, उनकी एक विश्व दृष्टि भी थी। उनमें से कई लोगों ने देश का और विश्व का इतिहास भी पढ़ा था, और उनमें से कई लोग विशेष रूप से रूस में होने वाली हलचलों से बहुत ठीक से अवगत थे। तो वहां बोल्शेविक पार्टी ने जिस ढंग से किसानों और मजदूरों को संगठित किया था, आप देखें कि यह वही दौर है जब मजदूर संगठन भी इस आजादी की लड़ाई के साथ साथ एक नई आबो हवा में नए सिरे से संगठित होते हैं। तो कई विचारधाराएं हैं, और आजादी की लड़ाई सबसे बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अब इसमें केवल बड़े बड़े बैरिस्टर साल भर में एक बार पहुंचकर बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हुए और बहुत फ्लॉरिश इंग्लिश में दस्तावेज वगैरह तैयार करके और अपने प्रस्ताव पास करके चले जाने वाले नेता अब नहीं, बल्कि अब ये आंदोलन किसानों की ओर मुड़ा, और किसानों के भाग लेने से आजादी का आंदोलन भी एक तो सशक्त हुआ, और दूसरी तरफ स्वयं किसान आंदोलन की परिस्थितियां बहुत ही अनुकूल हुई। इसी असहयोग आंदोलन के भीतर से एक युवा सन्यासी स्वामी सहजानंद जब जेलों से बाहर आए, इसी नई आबो हवा में, उधर राहुल सांकृत्यायन भी थे, ये सब लोग असहयोग आंदोलन के भीतर से इनका राजनीतिकरण बड़े पैमाने पर, इस तरह के तमाम लोगों का जो राजनीतिकरण और राजनीति में उनकी सक्रियता, यही सहयोग आंदोलन में हुई।
तो हम देखते हैं कि उसी दौर में जगह जगह स्वतःस्फूर्त ढंग से ही लेकिन किसानों के संगठन बनना शुरू हो गए। 1927 में स्वामी सहजानंद पटना के पास ही, पटना के पश्चिमी क्षेत्र में उनका आश्रम था, बिहटा आश्रम, और वहीं आस-पास के किसान जो अपना दुखड़ा लेके उनके पास आया करते थे, तो उनके दिमाग में आया, उन्होंने पश्चिमी पटना किसान सभा बनाई और कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसमें धीरे धीरे केवल यह पश्चिमी पटना किसान सभा न बन करके अंततः बिहार प्रदेश किसान सभा के रूप में विकसित हो गई। और उसकी वजह यही थी कि उस समय काउंसिल में सरकार एक काश्तकारी बिल लाने वाली थी और इस काश्तकारी बिल ने जगह दिया इन नेताओं को। और सोनपुर मेले में, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है महीने भर के लिए, उसी मेले में यमुना कारी, बाबू रामदयाल सिंह, श्री कृष्ण सिंह, स्वामी सहजानंद और इन तमाम लोगों की पहलकदमी से बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ। और ये जो काश्तकारी बिल है, इसी के खिलाफ पहले आंदोलन में जो बिहार प्रदेश किसान सभा उतरी और उसमें उसको सफलता मिली, वो बिल पास नहीं हो सका और एक प्रदेश की यह किसान सभा अंततः धीरे धीरे लड़ाई के मैदान में किसानों के हित को लेकर केवल उन्होंने आंदोलन ही नहीं किया, उन्होंने जमीनी हकीकत का जमकर अध्ययन किया। इस दृष्टि से देखें तो 1933 में गया जिले का बहुत ही अध्ययन जैसा ही वो दौरा था किसान नेताओं और कार्यकर्ताओं का, जिसमें पानी में से, कीचड़ में से, तब साधन भी बहुत कम थे, तो किसानों के बीच जा करके उन्होंने ये तथ्य नोट किए कि जमींदार किस किस तरह के अत्याचार करते हैं, उनके कितनी प्रकार की वसूलियां हैं, ये ऊपर के लोग नहीं जानते। ठीक आज वही स्थिति है। आज इंफॉर्मेशन के, सूचना के प्रसारण के इतने साधन मौजूद हैं, लेकिन इन मंचों से बोलने वालों में कितने लोग हैं जो जमीनी हकीकत को ठीक ठीक जानते हैं कि किसान किन किन दुखड़ों के बीच से गुजरता है, इस पर क्या बीत रही है, वो आंकड़ों में नहीं आता। और उन्होंने गया के किसान आंदोलन की करुण कहानी, गया के किसानों की करुण कहानी नाम से बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की। उसमें 27 किस्म की गैर कानूनी वसूलियां हैं, जिसमें से और तरह तरह के किसानों पर नोचा, बड्ढा और कई कई नाम है, किस किस तरीके से किसानों की फसल की कीमत का अंदाजा लगाया जाता है, उसका लगान किस तरह से तय किया जाता है, वो एकदम आंख खोलने वाला। तो नेता के लिए जरूरी है कि वो किसानों की हकीकत को ठीक ठीक जाने, उनकी समस्याओं को ठीक ठीक जाने और फिर इस अध्ययन के आधार पर जो आंदोलन शुरू हुआ, जमींदारी को खत्म करने का आंदोलन, उसके साथ और दूसरी चीजें भी जुड़ी थी। नहर के पानी का रेट है, जैसे आजकल बिजली का बिल एक बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, उस समय नहर का रेट होता था। और कर्ज की समस्या एक बहुत पुरानी समस्या है किसान जीवन की।
आप देखें तो प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में उस युग के किसानों का दुख, उनकी हड्डियों में छिपी हुई ताकत, उनका क्रोध, उनकी सहन शक्ति, नेताओं के और जमींदारों के की धोखेबाजी, ये सब नेताओं की, यानी कि आजादी के आंदोलन में जो जमींदार घरों के निकले हुए नेता थे वे जमींदार हितों के पोषक थे। तो वे समर्थन के लिए तो किसानों के बीच मीठी मीठी बातें बोलते थे, लेकिन वास्तव में नीतिगत मामलों में वे तो जमींदारी हितों के ही समर्थक थे। तो किसान को उस समय भी हर तरह के लोगों से निपटना पड़ता था, और स्वामी सहजानंद जैसा उन्हें एक ऐसा नेता मिला जिसकी इन चीजों पर निगाह थी। तो अभी जो जिक्र किया गया 1936 के अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का, तो उसके पीछे हर प्रदेश में चलने वाले इस तरह के आंदोलनों का और इन आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले संगठनों का एक बहुत भारी ऐतिहासिक आधार था। और स्वामी सहजानंद ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन बिहार प्रदेश किसान सभा का आंदोलन, उसका संगठन ही उसका एक मानना चाहिए कि बुनियादी आधार था। और फिर अखिल भारतीय किसान सभा के माध्यम से पूरे देश में एनजी रंगा आंध्र प्रदेश से, इंदुलाल याज्ञिक गुजरात से, और बंगाल में तो बहुत पहले से ही कॉमरेड मुजफ्फर अहमद, और जो बंगाल के बहुत मशहूर कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम, वे लांगल नाम का अखबार माने पत्रिका निकाला करते थे किसानों। तो ये किसान जागरण का जो पहलू है वो हमारे साहित्यिक जागरण से एकदम जुड़ा हुआ है, नाभिनालबद्ध है, किसी भी समय को उठाएं। और 1936 के बाद तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। उसकी कहानी आप ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्रगतिशील आंदोलन, किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इप्टा, ये सब गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में मैं विशेष नहीं रखूंगा। लेकिन एक खास बात यह है कि आजादी की लड़ाई, आजादी का एक बड़ा लक्ष्य सामने होने की वजह से जो पूरा एक देशव्यापी उभार था, तो इसकी वजह से किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन और हमारा जो प्रगतिशील साहित्यिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन है, इसने भी एक अखिल भारतीय रूप लिया और एक जबरदस्त असर भी डाला। अब आजादी के बाद हम देखते हैं कि बल्कि 42 के बाद से ही हम देखते हैं कि जिस किसान आंदोलन संगठन के मंच पर विभिन्न विचारधाराओं के लोग इकट्ठा थे, धीरे धीरे राजनीतिक प्रश्नों के तीखा होने पर ये क्रमशः किसान आंदोलन से अलग होते गए। एनजी रंगा सबसे पहले अलग हुए, सोशलिस्ट अलग हुए, कुछ समय के लिए जो फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह के लोग जुड़े थे वो लोग भी अलग हुए। तो धीरे धीरे किसान आंदोलन में जो 1940 मैंने जो बढ़ाव था, जो विस्तार था, वो धीरे धीरे सिमटना शुरू हो गया। तो ये जो विचारधारात्मक पहलू है आजादी की लड़ाई के बाद, ये क्रमशः मुख्य होता गया, और हम पाते हैं कि आजादी की लड़ाई के बाद, आजादी हासिल हो जाने के बाद जो नेहरू जी का समाजवाद है, कांग्रेस पार्टी के शासन के लंबे दौर में हम पाते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन के नेतृत्व में किसान संगठनों ने जो आंदोलन चलाए, तो उनके पीछे एक विरासत थी।
और उसमें जो सबसे शानदार विरासत है वो ठीक आजादी जिस परिस्थिति में हासिल हुई उस दौर की विरासत है। डॉक्टर रामविलास शर्मा केवल 1947 नहीं कहते थे, वो कहते थे 1946-48 का जन उभार। इसी कुंठा में मर जाएंगे। तो 1946 का जो जबरदस्त जन उभार है, आप पाएंगे कि उसमें किसानों की बड़ी जबरदस्त भूमिका है। कुछ बड़ी घटनाएं हैं आपने तो मेरे जो उससे जुड़ी हुई है, जैसे नौसेना के जहाजियों की बगावत, ये कहा है कि आजाद हिंद फौज का कोई उल्लेख नहीं किया है, आभार नहीं के बंदियों की रिहाई को लेके जो पूरे देश में छात्रों का उभार आया वो, उसका उल्लेख किया है कि और उसी दौर में बताया। और आपने आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में जो जबरदस्त किसान उभार आया, किसान संग्राम हुआ, हजारों किसान उसमें मुक्त हुए, तुम्हारे मन में सवाल आया और उस पर तमाम पुस्तकें हैं, आप उनके बारे में पी सुंदरिया की किताब में देख सकते हैं। श्री राजेश्वर राव रेड्डी की भी पुस्तक, कोई पुस्तिका है उस पर। उसी समय बंगाल में तेभागा का जो आंदोलन है और वारली आदिवासियों का विद्रोह जो बंबई के आसपास घटित हुआ, गोदावरी परुलेकर, शामराव परुलेकर, गोदावरी परुलेकर खास तौर से उसी के भीतर से आई थी, उसका उन्होंने नेतृत्व ही किया था। और उस आंदोलन के बारे में बाद में, बहुत बाद में, आजादी के बाद जो उन्होंने किताब लिखे उस पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, आप जानते होंगे। तो और ठीक और आगे बढ़िए तो केरल में तिरुकुच्ची की का जो राजतंत्र है उसके खिलाफ, कोचीन राज्य के खिलाफ मैंने बहुत लोगों को रियासतों को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, लेकिन इन किसान आंदोलनों ने जो जबरदस्त लड़ाइयां इन रियासतों के खिलाफ लड़ी, उनकी निरंकुश शाही के खिलाफ और उनके क्रूर उत्पीड़न के खिलाफ लंबे समय तक, वो एक अद्भुत अध्याय है। और उसमें कोचीन राज्य में जो तो मैंने उसको कहते हैं वायलार का किसान विद्रोह, पुन्नप्रा वायलार का किसान विद्रोह, इसमें 4000 किसान योद्धा शहीद हुए थे। तो मैं सिर्फ हमने नाम लिया, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं। और कश्मीर में कश्मीर छोड़ो का जो आंदोलन चला था, उसकी तो मुख्य शक्ति ही किसान थे। 1946 के उभार में अंग्रेजी राज की नींव जिन्होंने खोखली कर दी, उसके पीछे ये जो किसानों की ताकत थी, यह एक अलग कहानी है कि उसके बाद बहुत जल्दी सत्ता हस्तांतरण की कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर ये लड़ाई कुछ देर और चलती, क्योंकि इन उभारों की मांग थी कि आजादी की लड़ाई अभी जारी रखी जाए और उसे देश विभाजन की और दूसरी तमाम शर्तों पर आजादी हासिल न की जाए, बल्कि इसे लंबा चढ़ाया जाए। गांधी जी की भी राय थी यही कि अगर देश बांटने के साथ ही आजादी मिलती है तो क्या आजादी है। लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी देश विभाजन हुआ और शर्तों के साथ आजादी हासिल की गई।
लेकिन अगर इन किसानों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनकी नेतृत्वकारी भूमिका, माने जहाजियों की बगावत और दूसरी तमाम चीजों में, जहाजियों की बगावत में बंबई के मजदूरों का जो सहयोग है, उसके पास वारली आदिवासियों का विद्रोह, किसान उभार साथ में था। आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देशव्यापी जन उभार की परिणति और उस दबाव में जो आजादी हमको मिलती, उसमें कम से कम ये देश विभाजन का जो दुख भोगना पड़ा, इस महाद्वीपीय विशाल क्षेत्र में जो 3-3 देश हैं अब, और उनके संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं, तो आप देख रहे हैं कि वो एक इतिहास हमारा अब तक पीछा करता रहा। अगर किसान आंदोलनों की इस आग में, इन दुखड़ों की आग, अगर इसमें सारा कूड़ा भस्म हो गया होता तो हमें बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि प्रशस्त एक पथ मिलता। आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण की जो हमारी चुनौतियां हैं वो दूसरी होती, लेकिन कुल मिला जुला के ये जो किसानों की भूमिका है आजादी के बाद, वो क्रमशः उसका अवमूल्यन होता गया है। जो पूंजीपतियों के हित हैं वे प्रधान होते गए हैं। बहुत बारीक विवेचन में न भी जाइए तो भी आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं विकास की, के जितने भी शोर शराबे हों, उसमें बारीकी में जाया जाए कि उसमें किसान कितना है, उसमें गरीब कितना है, कामगार कितना है। कामगार कितना है माने उसका हित कितना है, उसके हित को ध्यान में रख के क्या किया गया है। इसलिए आज जो पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान 26 नवंबर से सड़क पर है, तो ये अचानक नहीं घटा है, और कुछ लोग इसको अचानक की तरह देख रहे हैं। तो ये अचानक नहीं है, ये लंबे समय से तमाम किसान संगठनों ने मोर्चा बना बना करके पूरे देश भर में रैलियां की हैं, दिल्ली में जा जा करके दस्तकें दी हैं। तो ये कोई नया मामला नहीं है। और मित्रों, जो किसान है, जो जमीन का स्वाद है, कृषि का जो संकट है, इसको कम्युनिस्ट पार्टियां अपने हर अधिवेशन के मंच से उठाती रही हैं, और 2 अधिवेशनों के बीच की अपनी तमाम गतिविधियों में उसको वह प्रधान एजेंडा बना के चलती रही हैं। लेकिन कभी इसकी जरूरत नहीं महसूस की गई कि इस संकट को संकट की तरह देखा जाए। कृषि संकट, खाद्य संकट, तो विकास के हल्ले के बीच कभी इसे ध्यान नहीं दिया गया, और बीच में आधुनिकतावाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद वगैरह के चलते ठीक है कि साहित्य में कुछ समय के लिए किसान की वह प्रमुखता नहीं रह गई थी, तो भी आप देखें तो इन किसान आंदोलनों की धमक से जो साहित्य हमारे भीतर आया, उसमें भी सबसे जो ऊंचा स्वर है 1967 के नक्सलवाड़ी के वज्रनाथ के बाद का जो क्रांतिकारी उभार है, आप देखिए हमारे साहित्य का, जिसमें से धूमिल आते हैं, और पूरे देश में, आंध्र प्रदेश में, बंगाल में और सारे देश में उनकी अपनी अपनी भाषाओं में आप देखेंगे तो इसकी प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती है।
मजे की बात है कि यह कृषि संकट हरित क्रांति के क्षेत्रों से सबसे ज्यादा मुखर होकर के व्यक्त हुआ, और धूमिल जो 75 में चले गए, उनकी भी बहुत बाद की कविताओं में हरित क्रांति सीरीज की कुछ कविताएं हैं, आप उसमें देखिए। मेरा भाई खेतों से लौटता है और खाट पर लाश बनकर लौट जाता है। तो आप देखेंगे कि एक निराशा इस आधुनिक खेती के भीतर से ही, जिसको माना जा रहा था कि ये विकास है और देश के विकास का प्राण है और सब किसान को ध्यान में रख के किया जा रहा है, तो कृषि के पूंजीवादी विकास का जो रास्ता चुना गया है वह विश्व व्यापार संगठन के समझौते के बाद, भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर के बाद और वह गहराता चला गया है, और उसके बारे में सारे संसार में अब गंभीरता से, अब नहीं बल्कि लंबे समय से इस पर विचार किया जा रहा है। इसमें कई चीजें एक साथ जुड़ती चली गई हैं, पर्यावरण का संकट, जलवायु का संकट, प्रदूषण, हर चीज जुड़ जुड़ करके एकदम वह जीवन मरण का प्रश्न बन गया है, वह केवल किसान का प्रश्न नहीं है। इसलिए कुछ लोग यह इत्मीनान अपने साथ रख रहे हैं, खास तौर से मीडिया की तरफ से और नेताओं की, शासक वर्ग के नेताओं की ओर से, कि वो केवल पंजाब के भीतर और हरियाणा के भीतर का और कुछ मुट्ठी भर किसानों का मामला है। तो उसका जो भूगोल समेट करके इसे एक बहुत छोटी चीज में घटा के देखा जा रहा है, ये समझते हैं कि ये ज्यादा भ्रम है, ये जनता को भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे 1857 में ही जो विद्रोह हुआ किसानों का, तो कहा जाता है कि यह 1757 के 100 साल पूरे होने पर बहुत सोच समझ करके वो तिथि और समय निर्धारित की थी क्रांतिकारियों ने, क्योंकि 1757 से वह देश की गुलामी का वर्ष चुन रहे थे और 100 साल बाद 1857 में वे उसको पलट देने के लिए उठ खड़े हुए थे। उसी तरह से 26 नवंबर की तिथि जो निश्चित की किसानों ने, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्वतःस्फूर्त विद्रोह नहीं है, इसका एक उदात्त नेतृत्व भी है, और ये अनुशासनहीन भीड़ भी नहीं है। इसमें किसानों के संगठनों का एक बड़ा मोर्चा है, सुसंगठित किसान संगठन है कई, और फिर उन सबका एक सुसंगठित मोर्चा है, उनका नेतृत्व है, उनकी बाकायदा व्यवस्थित ढंग से की गई सूचीबद्ध मांगे हैं। इसी ढंग से उन्होंने यह जो 26 नवंबर का दिन चुना, तो यह संविधान दिवस था, यह खास तरह का संकेत था। संविधान के तहत, भारतीय संविधान के तहत ये किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आए। अब आज कहा जा रहा है कि भारत का किसान सबसे अधिक शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली है कि उसको अपनी मांगों को लेके सड़कों पर आना पड़ा है। इस कड़ाके की सर्दी में 1 महीने से वो सड़कों पर है। उसको दिल्ली में जाने से रोकने के लिए गहरी गहरी सड़कें तोड़ करके गहरी खाइयां खोदी गई हैं, तो बैरिकेडिंग की जा रही है। बैरिकेडिंग करने और खाइयां खोदने का उपाय करने से पहले ही अगर संकट को, इनकी मांगों को ध्यान देकर सुना गया होता तो शायद इसकी नौबत नहीं आती।
ऐसा भी नहीं है कि ये किसान पहली बार इस चीज को बोल रहे हैं। इस देश में अनेक ऐसे अर्थशास्त्री हैं और अध्येता हैं, पी साईनाथ, देवेंद्र शर्मा, कृषि वैज्ञानिक प्रयोग ढेर सारे किए हैं, त्रिलोचन शास्त्री, और तमाम लोगों ने इस पर अध्ययन किए हैं और लंबा समय लगाया है इन चीजों पर। क्या इन लोगों को भी विपक्ष ने भ्रमित किया है? ये सोचा जाना चाहिए। और फिर सारे संसार में ये कृषि के खास तरह के पूंजीवादी विकास के प्रयोग जो हुए हैं, अमेरिका और यूरोप में क्या स्थिति है? देवेंद्र शर्मा ने तो बतलाया है कि अमेरिका तक में भी किसानों को टिकाए रखने के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है। सब तरफ इस पूंजीवादी रास्ते की, जिसमें कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनके लिए बाकायदा गेट खोल दिया गया है लूट के लिए, तो देश के देश इसकी मार में है। इसलिए अंग्रेजी राज के दौर में जो किसान आंदोलन था, 1920 के बाद का जो संगठित किसान आंदोलन था, उसकी तुलना में आज का जो किसान आंदोलन है, ये बहुत बड़े व्यापक संकट और विक्षोभ के भीतर से निकला है। इसमें संगठन भी बड़े पैमाने पर हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि अखिल भारतीय किसान सभा जैसा पूरे देश के आंदोलन को समेट लेने वाला एक संगठन नहीं है, लेकिन जल, जंगल और जमीन के मोर्चों पर लड़ने वाले तमाम जो समूह हैं, वो आप पाएंगे कि धीरे 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 इकट्ठा होते जा रहे हैं और मोर्चाबद्ध लड़ाई का वे महत्व समझने लगे हैं। यह एक बहुत बड़ा संकेत है। और इस विक्षोभ विस्फोट के भीतर से, कृषि संकट के भीतर से फूटने वाला जो ये आंदोलन है, इसको कितने हल्के तौर पर लिया जा रहा है, इसका एक प्रमाण यह है कि उनको कुछ लोगों ने खालिस्तानी तक कहा। यह बहुत ही गैर जिम्मेवाराना आरोप है, गाली है। उन्हें दलाल कहना, वे अपने हितों के प्रवक्ता हैं, अपने हितों के योद्धा हैं, और पूरे देश के लिए, हमारे राष्ट्रीय जीवन का जो मुख्य आधार है अन्न, उसकी गारंटी करने वाले लोग हैं वे लोग। उनको हम किस दृष्टिकोण से देखना सिखा रहे हैं? अगर राजनीति ऐसी भाषा बोलती है, तो फिर लोकतंत्र में जो संवाद की संस्कृति है, वह कौन सी भाषा के माध्यम से व्यक्त होगी? तब हमें लोकतंत्र के भविष्य को लेकर भी चिंता होती है। मित्रों, उद्योग को संकट से संभालने के लिए, जो कारपोरेट क्षेत्र है उसको मंदी से उबारने के लिए सरकार कई कई लाख करोड़ की सहायता करती है, और किसान को उबारने के लिए क्या किया जाता है?
कर्ज और दूसरी तमाम चीजों के लिए, मान लीजिए किसी भी एक चीज के लिए एक उपाय किया जाए तो भी ये समस्या हल होने वाली नहीं है। कुल मिला जुला के एक चौतरफा जाल है जिसमें कृषि की लागत बढ़ती गई है और उसकी उपज की कीमत घटती गई है। इस पर शेतकरी संगठना के शरद जोशी ने बाकायदा एक किताब लिखी थी। यह 80 के दशक की बात है। कितने लंबे समय से इन चीजों पर देश के भीतर चिंतन चल रहा है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई और सिंचाई के लिए फिर बिजली और उनके उपकरण खेती के, तो हर तरफ से जो दाम बढ़ता गया है इसने कुल मिला जुला के लागत को बेतहाशा बढ़ाया है। और जो उपज है, इसीलिए एमएसपी को कानूनी गारंटी दिए जाने की मांग क्यों इतनी तीव्र है, इस पर सोचा जाना चाहिए। और सरकार बार बार विश्वास दिलाना चाहती है कि हम इसको नहीं हटाएंगे, मंडियां हम नहीं खत्म की जाएंगी और सब चॉइस खुले रहेंगे। इसी देश में इतने तरह के अनुभव हैं, अमेरिका और यूरोप के इतने अनुभव हैं, इन सारे अनुभवों के सामने होते हुए भी और अपने देश के तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का अध्ययन सामने होते हुए भी क्या वजह है कि सरकार इन 3 कृषि बिलों पर अड़ी हुई है। यह एक अद्भुत विडंबना है कि सरकार कहती है ये किसानों के विकास के लिए है, इससे किसानों को फायदे होंगे। स्मृति ईरानी जी समझाती हैं, पीयूष गोयल जी समझाते हैं, अमित शाह जी आसाम में जाके भी इसकी चिंता नहीं छोड़ पा रहे हैं, वहां से उन्होंने समझाया है। तो इससे किसान फायदे में रहेंगे, किसानों का मुनाफा बढ़ेगा और किसान तो अब कहीं भी ले जा करके अपनी उपज बेच सकते हैं। तो ये जो वैश्वीकरण के दौर में जो बताया जाता था कि साहब जो एक मोची है अब वो भी एकदम विश्व बाजार में एकदम मुक्त है और वह भी अब होड़ में आ गया है और चौतरफा विकास होगा। तो कुल मिला जुला के जैसे उद्योगों के लिए एक बाजार, माने औद्योगिक क्षेत्र में एक बाजार खोल दिया गया, खुला बाजार जो वैश्वीकरण का एक लक्षण है, उसी तरह से कृषि को भी अब बाजार के हवाले, पूरी तरह बाजार के हवाले ये कर देने का जो खतरा है उसे किसानों ने महसूस कर लिया है और सबसे पहले पंजाब के किसानों ने महसूस किया है। ठीक उसी तरह से जैसे हरित क्रांति के क्षेत्रों से ही सबसे पहले विक्षोभ और विस्फोट और संकट के लक्षण प्रकट हुए, ठीक उसी तरह से पंजाब ही इसमें सबसे आगे बढ़कर आया है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि में जो धन सरकार अवमुक्त कर रही है और 6-6 हजार रुपये खातों में आ जाएंगे, तो पंजाब के किसानों के लिए इस 6,000 रुपये की जो सहायता है ये इन संकटों से मुक्त दिलाने का कोई दिलासा नहीं देती है। अगर बाजार, देवेंद्र शर्मा कह रहे थे
कि अगर बाजार खोल देने से किसान को बेहतर मूल्य मिलेगा, तब फिर पंजाब के किसान आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर के इतना अधिक क्यों अपनी मांग पर अड़े हैं, ये हमें सोचना चाहिए। आज सरकार का जवाब देते हुए किसानों ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस पर उन्होंने बहुत व्यवस्थित ढंग से 4 मुद्दे दे दिए हैं कि हम बात करने को तैयार हैं और मुद्दे ये होंगे। उसमें पहला मुद्दा उन्होंने कहा कृषि कानून को खत्म करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इस पर वार्ता करेंगे। और सरकार है कि वो लगभग पाठशाला के बालकों की तरह से लोगों को कृषि बिल के फायदे समझाने का अभियान छेड़ने में लगी। किसानों को समझाया जाए कि इससे कैसे फायदे। तो ये एक अद्भुत विडंबना है कि किसान कह रहा है कि नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इससे फायदा तो कोई नहीं है, नुकसान ज्यादा है और नुकसान बहुत सारे हैं। किसान भी यही कह रहे हैं। तो किसानों की बात प्रामाणिक मानी जाए जो भुक्तभोगी हैं, या सरकार की बात प्रामाणिक मानी जाए? आखिर सरकार फीडबैक किससे लेती है? फीडबैक तो किसानों से ही लेनी चाहिए। और फीडबैक का तरीका तो यही है कि एक अर्थशास्त्रियों की, किसान संगठनों की बड़ी कमेटी रही होती, उस पर चर्चा रही होती और फिर उसमें सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिया गया होता। लेकिन एक बार ही ऊपर से ये जो कृषि बिल आए हैं, ये किसानों को इसीलिए स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। दूसरे उन्होंने कहा है कि सभी किसानों और कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई है, तो उसकी कानूनी गारंटी करनी होगी। यह एक बहुत बड़ी चीज है। लगातार मंदी से उबारने के लिए कारपोरेट क्षेत्र को सरकार ने सहायता की, कई लाख करोड़ की सहायता की, और कृषि के तमाम मदों से लगातार सब्सिडी हटाई जाती रही। किसान कैसे टिके? उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य एक, इसीलिए उसकी कानूनी गारंटी एक जरूरी मांग बन जाती है। देवेंद्र शर्मा जी ने यह कहा कि केवल 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ ले पाते हैं, बाकी 94% किसान बाजार के ही हवाले हैं। और बाजार उनको कैसे निचोड़ता है हम देख रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार ने तय किया 1868 रुपया, और जब वो वहां नहीं बेच पाता तो बाजार में मजबूर होकर के, क्योंकि खलिहान में अनाज पड़ा हुआ है, उसके पास भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, जरूरत है उसको तुरंत, तो उसको कम से कम दाम पर उसको 1000 रुपये से लेके और उसके नीचे भी ला करके बेचना पड़ता है। तो कई किस्म की जो समस्याएं हैं वो एक साथ उलझी हुई हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 से ही मंडियां खत्म हैं और बाजार के हवाले 14 बरस से बिहार का किसान है। अगर बाजार के हवाले डाल देने से ही किसान समृद्ध हो जाता तो बिहार का किसान देश का सबसे समृद्ध किसान होता।
लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में सबसे अधिक प्रवासी मजदूर बिहार के कृषि क्षेत्रों से गए। इसीलिए लॉकडाउन के दौरान जेठ की तपती धूप में हमने बंबई और सूरत से आने वाली सड़कों पर सबसे अधिक भीड़ जिन प्रवासी मजदूरों की देखी, वे इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर बढ़ते हुए गए। इसलिए बाजार के हवाले जाने से किसान समृद्ध होंगे, उसके फायदे स्मृति ईरानी जी चाहे जितने समझाएं, लेकिन पंजाब के किसान इसको समझने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा हुआ है। और पंजाब और हरियाणा का ही नहीं, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, बिहार का, बंगाल का, हर जगह का किसान इसका भुक्तभोगी है। मोनसांटो कंपनी ने जो अपने बीज के जरिए कपास के किसानों को तबाह किया विदर्भ में, अनेक ऐसी कंपनियां जो देश में उतर पड़ी हैं, उनके भुक्तभोगी किसान देश के सभी प्रदेशों में हैं। इसलिए इसे केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित देखना सही नहीं है। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। 26 नवंबर को ही इस आंदोलन के समर्थन में जिस तरह से देश भर में और किसानों में भी अनेक वर्ग हैं, सभी वर्गों के, जिसमें ग्रामीण सर्वहारा भी शामिल है। बिहार में तो मुख्य रूप से क्रांतिकारी कम्युनिस्ट किसान संगठन में खेत ग्रामीण सर्वहारा ही सबसे बड़ी ताकत है, और उन्होंने भी इसका समर्थन किया है, क्योंकि बेरोजगारी इस रास्ते से, विकास के इस रास्ते से सबसे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। इसीलिए केवल कृषि का ही नहीं मामला है, ये रोजगार का भी बड़ा मामला है। यह एक बहुत बड़ा संकट है। कोरोना संकट के दौर में ये और गहरा हो गया है, और इसीलिए कामगारों, आत्महत्या करने वाले कामगारों की संख्या भी जो बड़े पैमाने पर 2018 से ही जो बढ़ती गई है, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसलिए केवल पंजाब के पूंजीवादी फार्मरों तक ही यह आंदोलन सीमित रहने वाला नहीं है। एक तो देश भर के फार्मर्स, और इसके अलावे छोटी मोटी खेती करने वाले भी, और ग्रामीण सर्वहारा तक, ये सब के सब इसमें आने वाले समय में शामिल होते जाएंगे, और इस तरह से यह एक बहुत भारी आंदोलन की संभावना, एक बहुत बड़े विस्फोट की संभावना अपने भीतर छुपाए हुए है। दूसरे, और ये संभावना मैं किसी ज्योतिषी की तरह से भविष्यवाणी जैसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तथ्य बोल रहे हैं, जहां जहां से, हर तरफ से, जिन जिन वर्गों से समर्थन आए हैं, उनको देखते हुए ऐसी बात समझ में आती है। अब देखें कि ठीक उसी दिन मजदूरों ने 4 श्रम कानूनों के में जो छेड़छाड़ है, उनको लेकर के उन्होंने एक बड़ी हड़ताल रखी। ये किसानों का विक्षोभ और मजदूरों का विक्षोभ, इन दोनों का मिलना, ये महाविक्षोभ को जन्म दे सकता है। और हमने पाया आगे चलकर, जब इसमें ट्रक चालकों ने, उनके एसोसिएशन ने भी अखिल भारतीय बंदी का पालन किया, तो कुल मिला जुला के 1 महीने के भीतर जिस तरह के संकेत मिलते हैं, वे बहुत ही खराब हैं, क्योंकि इन संकेतों से सरकार ने कोई सबक नहीं लिया है।
वे वार्ता के लिए बार बार कह रहे हैं कि हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन कृषि कानूनों को हटाने को लेकर के कोई वार्ता नहीं हो। तो ये जो रवैया है ये थोड़ा सा चिंताजनक है। ये देश के लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा व्यंग करते हुए कहा है कि बहुत सारे लोग मुझ पर लोकतंत्र सिखाने चले हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोकतंत्र हम सबका है और इस पर हम सबको बात करने का अधिकार है। किसी को सिखाने की बात तो नहीं है, लेकिन हम सब इसमें भागीदार हैं और हम सब की सम्मिलित चिंता है, तो हम इस पर बात करेंगे। अब ये कहना कि तो ये विपक्षियों ने भ्रमित किया है किसानों को। किसानों को ये जो 3 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, ये कामगारों की आत्महत्याओं की संख्या जो बढ़ती जा रही है, ये पूंजीवादियों के भ्रम से हो रहा है, ये तो नहीं हो सकता। इसके पीछे तो कृषि संकट का यथार्थ है, ये सोचना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और किसानों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है। अभी बताया गया कि इतनी संख्या में किसान शहीद हो गए। मानवीय पहलू से भी देखें तो ये आंदोलन, उनका धीरज, अपनी बात कहने का ढंग, उनका जज्बा काबिले तारीफ है। अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात को लेकर सत्याग्रह पर डटे रहना, उनकी बड़ी विरासत है। पंजाब की बलिदानी परंपरा की विरासत उनके साथ है। जिस ढंग से दिल्ली को जाने वाले हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम बॉर्डर पर जिस तरह से नए नए जत्थे उनके पहुंच रहे हैं, ये क्या बतलाता है कि ये भ्रम में पड़े हुए लोगों के जत्थे हैं। ये सही नहीं है। और प्रधानमंत्री जी ने पहली बार शपथ लेते हुए तो यही कहा था कि हम जीत के आए हैं तो जनता ने हमको सेवा के लिए चुना है, हम सेवादार हैं। और विपक्षियों को उन्होंने कहा था कि और वे हैं पहरेदार। तो विपक्ष का काम है कि वह पहरे पर रहे और कहीं कुछ गड़बड़ी हो तो वो बात करे, बताए। और उसी तरह से सेवादार का भी काम है कि इस फीडबैक का जायजा लें। मैं समझता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को बैठना चाहिए। सरकार का ये कर्तव्य है कि वो सभी राजनीतिक दलों को लेकर बैठे और इस पर बात करें। किसान संगठनों को साथ लेकर के बैठे, अर्थशास्त्रियों को और कृषि वैज्ञानिकों को साथ लेकर के बैठे, जिन्होंने इस विषय पर अध्ययन किया, अपने जीवन की इतनी ऊर्जा लगाई है, अपना सारा करियर लगाया है, अध्ययन किया है, और कुछ लोगों ने तो बाकायदा इस पर तरह तरह के प्रयोग किए हैं। इन सब लोगों को लेके बैठना चाहिए। देश का मसला है। किसान अगर ये हमारे जीवन का प्राण है तो ये देश का प्रथम कर्तव्य है कि उनकी समस्या को सुना जाए। ये दया और करुणा का सवाल नहीं है, ये तो कर्तव्य का सवाल है। ये राजधर्म की पुकार है कि उनको साथ लेके बैठा जाए। सभी पार्टियों का राजनीतिक धर्म है, वे सब मिल बैठ करके इस समस्या पर बात करें। और मजे की बात यह है कि स्वयं सरकार के गठबंधन में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वे इसके समर्थन में आ रही हैं। तो उनको किसने भ्रमित किया? अकाली दल,
और स्वयं पंजाब में ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी अनेक नेता आंदोलन के पक्ष में हैं और उसके समर्थन में हर तरफ धरना, प्रदर्शन, मोर्चा जो निकल रहा है, इस सब कुछ को धता बताते हुए ये बोलना कि और उन पर तरह तरह के आरोप करना, ये सही नहीं है। वास्तव में तो मैंने एक ऐसा आरोप देखा और मजे की बात है कि वो बुद्धिजीवी वर्ग के एक व्यक्ति ने वो आरोप लगाया कि ये वास्तव में किसान ही नहीं, ये हद दर्जे की गैर जिम्मेवाराना बातें हैं। इस तरह की चीजों को जो प्रोत्साहन मिल रहा है, इस तरह की जो प्रवृत्तियां उभर के आ रही हैं, यह देश की कौन सी तस्वीर हमारे सामने ला रही है। इसलिए जरूरी है कि आंदोलन को सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, एक जरूरत, देश की पुकार की दृष्टि से देखा जाए। देश की रक्षा केवल मोर्चों पर ही नहीं होती। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, तो मैंने एक व्याख्यान सुना था बाबू जगजीवन राम का, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रक्षा मंत्री भी रहा हूं, तो उन्होंने यह कहा कि लेकिन जो जवान है वह भी तो किसान के घर से गया है। तो ये जो जय जवान जय किसान है, वास्तव में बुनियादी रूप से यह जय किसान ही है, मेरुदंड है। इस देश के तमाम पत्रकार, बुद्धिजीवी, चिंतक, नेता, वैज्ञानिक, उनकी एक बड़ी संख्या इन किसान घरानों से आई। फिल्म में काम करने वाले लोग, कला संस्कृति खेल के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इन घरों से आए और यही वजह है कि अत्यंत लोकप्रिय गायक इस आंदोलन के समर्थन में उतर आए, खिलाड़ी इनके समर्थन में उतर आए और कुछ लोग हैं कि इस समर्थन का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो परिभाषाएं हैं, इन तक को उलट देने की जो बात हो रही है, ये सही नहीं है। पहले से लेवल बना के रखना और उसको जिस पर तिस पर चस्पा करके गोली मारते रहना, ये समस्या का समाधान का तरीका नहीं है। किसी को देशद्रोही कह देना, देश विरोधी कर देना, किसी को अर्बन नक्सल बोल देना, किसी को टुकड़े टुकड़े गैंग बोल देना, उसी कतार में कहना चाहिए, उसी परंपरा में ये आरोप भी जो इस आंदोलन के साथ लग रहे हैं, ये अशुभ संकेत है। इसलिए जरूरी यह है कि सरकार अपना दृष्टिकोण बदले। हम साहित्यकार लोग तो मानवीय पहलू से भी सोचते हैं कि इस कड़ाके की सर्दी में अपनी बहुत जरूरी मांगों को लेकर जो किसान आए हुए हैं, उसके साथ ये जो सरकार का जिद्दी बर्ताव है, ये सही नहीं है। उनके साथ जितनी जल्दी हो बात करनी चाहिए। उनकी जो मांगे जायज हैं, उनको लेकर के बाकायदा कृषि वैज्ञानिकों, अर्थशास्त्रियों को लेकर के बैठना चाहिए और एक संवाद की संस्कृति पैदा करनी चाहिए। विशेष रूप से हमारी राजनीति में ही संवाद की संस्कृति का जो लोप होता जा रहा है, विशेष रूप से सरकार और विपक्ष के बीच तक बात जो है वो धीरे धीरे उसका माने मुहाल होता जा रहा है। ये सही ठीक नहीं है। एक नई संस्कृति का विकास राजनीति में भी होनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि सभी बुद्धिजीवी और साहित्यकारों के दिल के भीतर से भी यह बात उठती है।
और अभी इस आंदोलन के पक्ष में और पिछले दिनों में भी कृषि संकट को देखते हुए जितनी तरह की कविताएं आई, जितनी तरह की रचनाएं आ रही हैं, प्रवासी मजदूरों के दर्द को लेकर जो कविताएं आई, उन सबको मिला के अगर आप देखें तो आप पाएंगे, अगर साहित्य के भीतर से देश का हृदय बोलता है तो आप पाएंगे कि यह देश का हृदय इस किसान आंदोलन के पक्ष में, इन किसानों की पीड़ा के पक्ष में है, और हम पीड़ा के पक्ष में रहेंगे, क्योंकि हमारे जो सबसे अगुआ प्रमुख पुरखे थे वाल्मीकि, वह पीड़ा के ही पक्ष में जब शोक उनका श्लोक में बदल गया तो हमारी महान साहित्यिक परंपरा का आरंभ हुआ। इसलिए पीड़ा के भीतर से ही हमारे शब्द साहित्य बन के निकल के आते हैं। इसलिए हमारे भीतर से अगर देश का हृदय बोलता हो, साहित्य के भीतर से अगर देश का हृदय बोलता हो, तो उस हृदय की पुकार यही है कि किसानों की पुकार सुनी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात आज की पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सर का एक बहुत ही कहा जाए कि विचार गर्भित और समसामयिक व्याख्यान हम लोगों ने यहाँ सुना। हमारी कोशिश है कि इस साहित्यिक व्याख्यान श्रृंखला में केवल साहित्य के आधारभूत और बड़े सवालों पर ही बातचीत न की जाए, क्योंकि नवजागरण एक बहुत ही व्यापक और समग्र आंदोलन था। वह केवल संस्कृति का ही आंदोलन नहीं था, उसमें राजनीतिक सवाल, सामाजिक सांस्कृतिक सवाल, एक नए समाज की रचना का सवाल, यह सब उसमें जुड़े हुए थे, साथ थे उसके, उस आंदोलन के घटक थे। इसलिए इन सवालों से हम आज भी बच नहीं सकते। हम केवल गंभीर साहित्यिक विषयों पर या जो साहित्य के स्थायी सवाल हैं, क्लासिकल सवाल हैं, उन्हीं पर बातचीत नहीं कर सकते। हम अपने समय और समाज के उभरते हुए जरूरी सवालों पर भी श्रृंखला में बातचीत करेंगे। इसीलिए हमने किसान आंदोलन का इतिहास और समकाल, आज के समय में किसान आंदोलन का क्या रूप है, क्या उसकी जरूरत है, क्या प्रासंगिकता है और क्या उम्मीद है उससे, जिसको हम भविष्य के रूप में रेखांकित करना चाहते थे, हमने इन सवालों पर बातचीत के लिए प्रोफेसर अवधेश प्रधान सर को चुना था। हम सब जानते हैं कि एक व्याख्यान में इतना विस्तृत फलक समेट पाना संभव नहीं है। इतिहास पर बहुत सारी पुस्तकें, किसान आंदोलन के इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं, लेकिन खास करके जो आज का किसान आंदोलन है, जो सत्ता से सीधे टकरा रहा है, एक ऐसी सत्ता से जिसके कान पर जूं नहीं रेंग रही है, जिसका दिल नहीं पसीज रहा है, उस किसान आंदोलन को लेकर आज बात करना बहुत जरूरी है, जिसकी एक छोटी सी कोशिश हम लोगों ने इस मंच से की। और जाहिर सी बात है कि सर ने कुछ संकेतों, जरूरी इशारों, संकेतों के माध्यम से आज के किसान आंदोलन का और उसके महत्व का और इससे निकलने वाली जो पीड़ा है, जो साहित्य का आधार बनेगी या बननी चाहिए, उसका अपने वक्तव्य के समापन वाले हिस्से में उल्लेख किया। सुझाव बहुत सारे आए हैं। सुजीत कुमार सिंह ने, समीर कुमार पाठक ने, सिद्धार्थ राय ने, कॉमरेड राम जी राय ने, तो निरंतर हमारे साथ बने रहे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और उन सुझावों को शामिल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि व्याख्यान और लंबा होगा, उसकी अवधि और बढ़ेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि सर से हम फिर कभी समय लेकर इन सारे सुझावों को शामिल करके इस व्याख्यान की दूसरी कड़ी, एक दूसरा व्याख्यान रखें और उसमें इन सवालों पर भी बातचीत हो। 2 सवाल भी आए थे जिनका उत्तर, एक का तो आपने अपने व्याख्यान के आखिर में दे दिया और एक का समीर पाठक ने अपने ढंग से दिया। हमारे कवि मित्र बोधसत्व की जिज्ञासा थी कि आज के लेखन में किसान क्यों गायब है, लगभग नहीं के बराबर है किसान जीवन या किसान। और दूसरा, आजकल पत्रिका के संपादक राकेश रेणु जी का सवाल था, आपके एक वक्तव्य को आधार बनाकर आपके वक्तव्य का एक वाक्य था कि जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के समय में ही मजबूत हुई, क्रूर हुई,
तो उन्होंने ये पूछा है कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य से पूछा है कि क्या जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के आने के पहले नहीं थी। इन दोनों सवालों के उत्तर बातचीत में निकल आए हैं, लेकिन यदि आपको कुछ कहना हो इस पर पूरक रूप में कि आज के लेखन से किसान क्यों गायब है या कम है आज के लेखन में, या अंग्रेजों के आने के पहले जो जमींदारी प्रथा थी और अंग्रेजों के बाद जो जमींदारी प्रथा का नया रूप दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर हो तो हम चाहेंगे कि सर आप इस पर अगर कुछ 2-4 वाक्य कहना चाहें। हाँ, 2-4 वाक्य ही कहा जा सकता है। असल में जमींदारी के खात्मे के लिए किसान आंदोलन ने जो पुस्तकें आप देखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती की भी हैं और दूसरी भी बहुत सारी किताबें हैं, तो उसमें उन लोगों ने बाकायदा जमींदारी प्रथा पर विस्तार से लिखा है और उन्हीं लोगों ने ये मूल्यांकन किया था कि अंग्रेजी राज, और फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं, उन्हें भी देखना चाहिए। तो उसमें हम पाएंगे, और हमारे हिंदी के लेखक भी जिन लोगों ने इसको गंभीरता से, वो लोग जो केवल शुद्ध साहित्यिक लेखन ही नहीं करते थे बल्कि उसके साथ साथ देश की समस्याओं पर भी महत्वपूर्ण लेखन जिन लोगों ने किया और देश की चेतना को निखारा, तो उन सब लोगों ने दिखाया है कि अंग्रेजी राज ने खास तौर से इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद कैसे इसको बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया और कैसे उसको उसकी जड़ों में पानी दे दे करके कैसे सींचा। तो वो सब एक बहुत ही विस्तृत कहानी है। मैं समझता हूँ कि उन किताबों को देखा जाना चाहिए और दस्तावेजों को, तो उससे भी चीज साफ हो जाएगी। जी सर हम क्या कहें, इस व्याख्यान के लिए जितनी टिप्पणियां आई हैं और जिस तरह से लोगों ने इस व्याख्यान का स्वागत किया है, उससे लग रहा है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की और दिशा भी दिया किसान आंदोलन को भी, और किसान आंदोलन से जुड़े जो उसके समर्थन में लोग खड़े हैं उनके लिए भी। मैं अपने मंच की ओर से, व्यक्तिगत तौर पर अपनी ओर से, और यहाँ जो भी हमारे श्रोता और दर्शक उपस्थित हैं उन सब की ओर से मैं इस व्याख्यान के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, अपने मुक्तिबोध साहित्यिक मंच की ओर से मैं आपके प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और धन्यवाद क्या, हम लोग तो आपसे साहिकार अपने लिए आपको बुलाते हैं कि अपने मंच में बुलाते हैं, और आपका स्नेह हम लोगों को मिलता रहा है। आप हमेशा हमारा निमंत्रण स्वीकार करते रहे हैं, तो हम इस अधिकार के साथ इस बार भी हमने आपको किया था। आपने न केवल निमंत्रण स्वीकार किया बल्कि एक बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य दिया। मैं इसके लिए अपने सभी मित्रों की ओर से, अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस कड़ी में इन जो सवाल बचे रह गए हैं, जो सवाल यहाँ आए हैं जिन पर आज बात नहीं हो पाई, अगर दोबारा भी बातचीत करनी पड़ी तो मैं पुनः आमंत्रित करूंगा और उम्मीद करूंगा कि एक व्याख्यान आपसे फिर कभी आपकी सुविधा से हम दोबारा बातचीत करेंगे। प्रणाम सर।